Welcome back, everyone. I am CSCM Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear CMA students, this is your third lecture for the cost accounting. इसके पहले जो दो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने 4.1 यूनिट देखा था, उसके बाद हमने 4.2 एंड 4.3 यूनिट कवर किया था. आज हम लोग पर्टिकुलरली कवर करने वाले हैं सबसे मेन चीज, इसका नाम है कॉस्ट शीट. दिस लेक्चर इज ओनली फॉर द सीएमए स्टूडेंट्स. ये सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, सीएमए फाउंडेशन में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए. जो पर्टिकुलरली जो कॉस्ट का हम लोग अभी टॉपिक कर रहे हैं, इसका ओरल वेटेज अगर देखें तो 30 to 35 मार्क्स का रहेगा. और ये 30 के 30 मार्क आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 30 के 30 मार्क आप ये समझ लो कि भैया अगर आ गए तुम्हारा सीएमए निकल गया. ठीक है, यहाँ पर शुरू करेंगे. मैंने सारी जो थियरी थी वो हमने देखी थी. 4.4 यूनिट से आज अपन को शुरू करना था. 4.4 यूनिट, the classification of cost with reference to cost accounting standards. ठीक है, देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को सेग्रीगेट करेंगे. भाई कौन सी कॉस्ट कौन सी है. लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ बता देंगे इसके अंदर. ठीक है, सो देखो सबसे पहले भाई बोलते हैं कि भाई CAS 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोगों को कॉस्ट को सेग्रीगेट करना है बाय द नेचर ऑफ द एक्सपेंस. कौन से प्रकार का उसके अंदर एक्सपेंस लगा हुआ है. पहला जो पार्ट है वो एक्सपेंस के बेसिस पे क्लासिफाई होगा, जिसके अंदर पहला एक्सपेंस जैसे मटेरियल हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है. मटेरियल कॉस्ट मतलब जो जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा था, लेट से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है या जो भी है, वो सब उसमें जोड़ दिया जाएगा. इसमें से सब माइनस किया जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट, रेबेट, टैक्स, ड्यूटी जो भी रिफंडेबल है वो सब कुछ माइनस किया जाएगा. मतलब कोई भी प्रकार का फायदा अगर आपको मिला है तो सब माइनस. बी के अंदर आता है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय बोले तो एम्प्लॉय कॉस्ट, जैसे लेबर कॉस्ट जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट वेजेस एक तरह से. क्या होता है बेटा, डायरेक्ट वेजेस. सो जो, या तो ये समझ लो कि मान लो भाई कोई भी कंपनी है तो वो प्रोडक्ट को बनाना है तो उसको लेबर तो रखनी पड़ेगी. बिना लेबर रखे आपका काम नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये समझ लो. तो वही है, एम्प्लॉय कॉस्ट आर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू एम्प्लॉयज, परमानेंट, टेम्परेरी, कुछ भी है. ठीक है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह कॉस्ट जो प्रोडक्ट के प्रति लगती ही लगती है, जिसको अपन डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं. मतलब वो लेबर और मटेरियल में नहीं, बट उसके अलावा और भी कोई कॉस्ट है जो उसके लिए लगा नहीं, जैसे कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल कोई जॉब प्रोसेसिंग चार्ज हो गया. तो ये सारी चीज लगनी ही लगनी है, उसको आप किसी भी तरह से माइनस नहीं कर सकते, बोले ये तो हमने हटा दी, ये नहीं हो सकता. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. कौन कौन से जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है. डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली असाइन की जा सकती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट कोई भी कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट करती है ना, समझ लो डायरेक्ट कॉस्ट. कोई भी कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है, जैसे भैया मटेरियल ही नहीं होगा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, लेबर ही नहीं होगा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो ये सब डायरेक्ट कॉस्ट. ये सब डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, क्योंकि ये तो होना ही नहीं है. मटेरियल नहीं होगा नहीं होगा, लेबर नहीं होगा नहीं होगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर फॉर एग्जांपल जॉब प्रोसेसिंग नहीं कराऊंगा उसके ऊपर तो भी काम नहीं होगा. तो ये तो डायरेक्ट है, सीधा का गणित ही खत्म हो गई इसके अंदर. अब अगला जो है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन. फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब दिया हुआ है. तो भाई बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग. देख समझ भाई, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री वाले खर्चे. प्रोडक्ट बनाओगे फैक्ट्री में बनेगा, तो फैक्ट्री में कुछ खर्चे लगेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी हो गई, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हो गया. तो ये सब खर्चे किसमें जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे. ओवरहेड नाम होता है इसका, फैक्ट्री ओवरहेड्स. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, चलता है. ठीक है, अगला है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस के खर्चे. भाई प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में बनता है,
लेकिन उसकी अकाउंटिंग अकाउंटिंग सब कुछ कहाँ पे होता है? ऑफिस में होती है। तो वो ऑफिस में जो होती है वो यहाँ पे लिखा जाता है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइज को डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है ऑपरेशंस को। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी जो ऑफिस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ऑफिस से, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अगला है जिसका नाम है सेलिंग कॉस्ट। भाई माल बेचने के लिए भी तो खर्चा लगता है, माल बेचने के लिए भी तो खर्चा लगता है, जैसे मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब खर्चा किसके? सेलिंग के लिए कर रहे हो आप लोग, उसलिए उसको सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बन गया है, तुम्हारे घर तक पहुंचेगा कैसे? वेयर हाउसेज में रखने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, लॉजिस्टिक का कॉस्ट लगेगा, तो ये सब जो कॉस्ट है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये सब इनडायरेक्ट है, मतलब प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, जरूरी तो ही है, नहीं तो तुम्हारे घर तक पहुंचेगा कैसे समझ। इसके अलावा रिसर्च कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए अपन को क्या लगती है? रिसर्च लगती है थोड़ी बहुत। तो अपन उसके लिए R&D करेंगे, नया प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर लानी है, नया एप्लीकेशन और मटेरियल कौन सा लगाना है, वो सारी चीज की R&D होती है। तो R&D के जो कॉस्ट है वो रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट वो उसी टाइप का है। अब बाय बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट ये तो तुमको पढ़ाया भाई इकोनॉमिक्स में, तीन प्रकार की होती है, बचपन से तुम सीखते हो, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी। फिक्स्ड मतलब जो खर्चा अवॉइड करना असंभव है, फिक्स्ड है, बोले ये तो सर भूल ही जाओ, ये तो कंफर्म है खर्चा होना ही, रेंट हो गया, ये हो गया, तो तुम वॉल्यूम भले ही 50 लाख प्रोडक्ट बनाओ, 500 प्रोडक्ट बनाओ, मत बनो, ये तो लगता ही। वेरिएबल वॉल्यूम के हिसाब से होगा, अगर होगा तो ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। सेमी वेरिएबल थोड़ा बहुत फिक्स, थोड़ा बहुत वेरिएबल। क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस। कॉस्ट shall also be classified on the basis of nature of production और ऑपरेशन प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले चैप्टर में देखा था, जॉब कॉस्ट, बैच कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, जो मैंने पिछले वाले चैप्टर में देखा था मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में, वही है। तो इसको लर्न कर लेना, हो गया काम। ये जो टेबल है ना, बस ये लर्न कर लो, बाकी अंदर का माल मसाला कुछ नहीं, क्योंकि वो पूछेगा भाई आपको फंक्शन वाइज कौन सी है इनमें से, तो प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब फंक्शन वाइज, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ये सब। अब आता है 4.5 यूनिट, ठीक है, आखिरी यूनिट ऑफ दिस टोटल कॉस्टिंग। ये जो कॉस्टिंग वाला जो पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट, उसमें ये आखिरी यूनिट है। और ये आखिरी यूनिट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसी आखिरी यूनिट में से आएंगे। एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, कौन कौन से कॉस्ट होती है दुनिया में, उसे एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट कहा जाता है। कौन कौन सी होती है? बोले होती है सर, मटेरियल होती है, लेबर होती है, अदर एक्सपेंस होती है। मटेरियल बोले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट बनाया, कैमरा लगाया, डायरेक्ट, कैमरा बिना बनता है? बट इसका पैकेजिंग का डब्बा, वो तो जरूरी है ना, डब्बा इज इनडायरेक्ट पैकिंग। लेबर, लेबर डायरेक्ट, प्रोडक्ट में डायरेक्ट लगते हैं, कुछ इनडायरेक्ट फैक्ट्री में काम करते रहते हैं, लेकिन वो काम, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बनाने में जैसे फिटिंग फिटिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्ट लेबर। बट फैक्ट्री के अंदर स्क्रू टाइट करना, मशीन में पानी सॉरी ग्रीस लगाना, ठीक है, पंखा वंखा लाइट वाइट का ध्यान रखना, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं प्रॉपर, वो इनडायरेक्ट, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्ट तो काम करिए। अदर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओवरहेड्स कितने प्रकार के? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ऊपर बता दिया, वही है। अब आता है मेन पार्ट जिसका नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इसलिए जरूरी, ये स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट है, मतलब टाइप ऑफ द कॉस्ट सब सेग्रीगेटेड होता है इसमें, स्टेटमेंट है पूरा का पूरा प्रॉपर। ये जो स्टेटमेंट होता है, ये आपको अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट बताते हैं, अलग अलग जो मतलब कॉस्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट है जिससे मिलकर कॉस्ट शीट बनता है। सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस कैन बी डिड्यूस्ड फॉर अ प्रोडक्ट, इससे हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। इट इज द डिपिक्शन ऑफ द कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसेस ऑफ अ सिंगल आउटपुट बेस्ड ऑन द सिंगल कॉस्ट यूनिट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एडेड टू वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, ये सब बाद में ज्ञान देखेंगे। एडवांटेजेस से कॉस्ट शीट से क्या मिलता है? सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट बता देता है,
दूसरा पर यूनिट निकालना आसान हो जाता है। तीसरा, अपन लोग क्लोज वॉच रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये गाइड के तौर पे मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है। ये सेलिंग प्राइस को मोर एक्यूरेटली निकालने में मदद करता है। अब आता है तुम्हारा मेन पार्ट जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ये सबसे सबसे ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही करना है अच्छे से, क्योंकि 18 मार्क इस कॉस्ट शीट से आएंगे। 18 मार्क इस कॉस्ट शीट से आएंगे, ठीक है। सबसे पहला वो है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरी माइनस क्लोजिंग, मतलब इन शॉर्ट सीओजीएस। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कोई भी प्रकार का कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट मटेरियल आया, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस आया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब 3D। कौन सा डी? 3D। पहला डी डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डी डायरेक्ट वेजेस, तीसरा डी, याद रहेगा इतना। चलो शुरू करते हैं अपन। 11:53 पे अपन ने शुरू किया, ठीक है। 11:53 पे अपन शुरू किया, चेक करते हैं कितनी देर में पूरा लर्न हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले 3D, उसके बाद इन तीनों डी को मिलाएंगे तो बनेगा प्राइम कॉस्ट। इन तीनों डी को मिलाएंगे क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब सबसे एसेंशियल कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री के सारे खर्च, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो भी फैक्ट्री, मतलब ऊपर 3D में नहीं आया वो सब फैक्ट्री में आएंगे, इतना कंसेप्ट समझ। ऊपर जो 3D में नहीं आए सब फैक्ट्री में आएंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल, लूज टूल, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री, लाइटिंग, हीटिंग, फैक्ट्री, पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ड्राइंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन, प्लांट, इंश्योरेंस। इसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमेशा याद रखने का, ओपनिंग को करना प्लस, क्लोजिंग को करना माइनस, ये नियम है। ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग माइनस होता है। इन सबको मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस ये फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। इन सबको जोड़ोगे तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको अपन वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, यूजुअली वर्क्स कॉस्ट कहा जाता है। रिपीट एक और बार, वन मोर टाइम। सबसे पहले 3D, 3D के बाद प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, उससे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। पहला प्राइम, दूसरा वर्क, TW, ठीक है। अब आगे, आगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे, सारे ऑफिस के खर्चे, रेंट ऑफिस का, सैलरी ऑफिस की, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, जो भी ऑफिस ऑफिस का सब, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, सब, ये सब को मिलाएंगे तब मिलेगा अपन को COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। PWC आया अगला, P प्राइम, फिर वर्क्स, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जस्ट ऊपर अपन क्या रखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है। यहाँ पर अपन प्लस माइनस करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स को प्लस, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस, ओपनिंग फिनिश गुड्स को प्लस, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस, तो इससे क्या निकलेगा? COGS, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रिपीट एक और, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले है, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग का फिनिश गुड्स है, और उसके बाद COGS, पहले मत कर दे। आई रिपीट, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, COP, COGS, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जैसे कि शोरूम का रेंट, सेल्समैन की सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग, सब आ गए। ये सब जो खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड से, ये सब बन के जुड़ेगा क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या जुड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट प्लस करेंगे, आ गया सेल्स, कितना हुआ? 11:56। 3 मिनट में बोला था कल करवा दूंगा, 3 मिनट करवा दिया। रिपीट एक और बार, चलो अभी तुम लोग बिना उसके, पहला प्राइम कॉस्ट, दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, PWC, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट सेल्स, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, COP, COGS, COS, सेल्स, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, COP, COGS, COS। अब उसके अंडर क्या क्या है वो याद कर। 3D, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बनेगा प्राइम कॉस्ट।
फिर क्या जुड़ेगा उसमें, फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड में सब जो भी फैक्ट्री के खर्च है, जो भी ऊपर नहीं आया वो नीचे आएगा, इतना याद रखना। फैक्ट्री के जो भी खर्च है, डेप्रिसिएशन, ये फलाना डबकाना सब कुछ। उसके बाद उसके बाद ऑफिस के खर्चे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का पॉइंट याद रखना, क्योंकि डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री में जनरेट होती है इसलिए। तो उससे मिला है वर्क्स को, वर्क्स को ऑफिस के खर्चे, इसको ऑफिस ओवरहेड्स कहते हैं। ऑफिस के खर्चे, ऑल द प्रकार ऑफ ऑफिस का खर्चा, ऑल द प्रकार ऑफ ऑफिस का खर्चा, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे फिर ऑफिस का रेंट हो, चाहे फिर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, चाहे कुछ भी हो। उससे मिलेगा अपन को सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें अपन जोड़ेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे किसका, फिनिश गुड्स का। तो मिलेगा क्या, सीओजीएस। मिल गया सीओजीएस। उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, सीओएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें क्या जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, हो गया ना रे, पूरा खत्म, पूरा खत्म। सो एक बार अब आप बिना उसके मेरे को बोल के दिखाएंगे। कॉस्ट शीट में सबसे पहले बोलो, बुक बंद, बुक्स बंद। थ्री डी, थ्री डी के बाद प्लस क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें प्लस माइनस क्या रहेगा, ओपनिंग क्या, ये सब जुड़ के क्या बनेगा, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें अब क्या जुड़ेगा नया, ठीक है। ये जुड़ के क्या बनेगा, इसमें प्लस माइनस क्या होगा, क्या बनेगा ये सब, इसमें क्या जुड़ेगा, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या बनेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, क्या बनेगा, हो गया पूरा कॉस्ट शीट। देखो ये पूरा कॉस्ट शीट है, दिस इज द कॉस्ट शीट, ठीक है। थ्री डी, उसके बाद ये वो सब कुछ लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, चलेगा। आपको अपने हिसाब से जो लर्न करना है वो याद रखो, 6 स्टेप में आएगा ये याद। बाकी तुम्हारे बुक में दिया हुआ ही है कि पहला याद रखो थ्री डी, पहला जो है वो थ्री डी है। थ्री डी के बाद जोड़ के प्राइम बनेगा, प्राइम में फैक्ट्री जोड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, प्लस ऑफिस रोड हो जाएगा। ये शॉर्ट में मैंने पूरा लिख दिया है, शॉर्ट। तो तुम लोग घर पे जाके भले ऐसा हो तो लेक्चर दोबारा देख के एक बार लिख लेना, ठीक है। वेल, आप में से भी अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया से सीए या सीएमए की ऑल 3 लेवल्स की कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहता है, पूरे भारत में आप कहीं पे भी हो, आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। सबसे मेन, वेरी रिजनेबल फीस, सबसे अफोर्डेबल फीस है हम लोगों की। दूसरा, अगर आप सूरत के अंदर है या सूरत आ सकते हैं तो आप लोगों को फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉर दिस किसी और क्लास का लेते हैं तो वहां पर वो लोग व्यूज के अंदर लिमिट लगा देते हैं, भाई 1.5 व्यू, 2 व्यू, 1.6 व्यू, ऐसा कर देते हैं। बट एजेसी में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का पूरा एक्सेस मिलेगा, आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस मिलेगा, कलरफुल स्टडी मटेरियल मिलेंगे, सारे के सारे मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, कम से कम 100-150 टेस्ट मिनिमम आपके कंडक्ट किए जाते हैं ओवरऑल पूरे पीरियड के अंदर, ठीक है। एंड कंफर्म गारंटी हो जाती है कि आप पास हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। इसलिए इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोचिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, देन यू कैन प्लीज ज्वाइन आवर कोचिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो नाउ, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। लिख लिया तब तक तुमने, तुम लोग लिख रहे थे इसलिए मैं बोल रहा था, हो गया, लिख लिया, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, सही में मजाक नहीं करो। इंपॉर्टेंट इसलिए बॉस, तुमको ये तो पता है बोले क्या क्या आने वाला है, अरे इससे ज्यादा तुमको ये पता होना जरूरी है कि क्या नहीं आने वाला, क्या नहीं आने वाला।
ये नहीं आते कॉस्ट शीट, ये फाइनेंस में आएंगे लेकिन इसमें नहीं आएंगे। कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इसमें नहीं आते भैया, जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के, कॉस्ट का लेना देना ही नहीं उससे, जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के वो खर्चे इसमें नहीं आते, लिख लेते। जो सिर्फ और सिर्फ पीएनएल के आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम, जो इसमें गलती से भी नहीं आ सकते। तो इसमें कौन कौन से खर्चे, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो बॉस कॉस्ट वाला लेते ही नहीं, बोलते हमको क्या, तुम्हारा पीएनएल का पार्ट है। डिविडेंड इनको लेना देना ही नहीं। प्रीमियम रिडम्पशन, कैपिटल लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये प्रोडक्ट से कहीं से भी रिलेट नहीं कर। ये जो भी खर्चे मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट से कहीं से भी रिलेट नहीं कर, सब बैलेंस शीट से रिलेट कर रहे हैं कहीं। डिस्काउंट ऑन शेयर, कमीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडरराइटिंग कमीशन, राइट ऑफ गुडविल, रिजर्व में बैड डेट, ट्रांसफर ऑफ, ये माने शेयर प्रीमियम, इंटरेस्ट, ये ड्राइंग्स वाइंग्स, ये कुछ भी नहीं आएगा। ये एक बार दो बार पढ़ लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं, दो तीन बार पढ़ोगे ना अपने आप ही ऐसा समझ में आ जाएगा। जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं वो कभी भी इसके अंदर नहीं आते, जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर मतलब जो पीएनएल में ही आ सकते, बाकी कहीं पे आ नहीं सकते। आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो आप सब जन कैलसी देवता निकालेंगे, कैलसी देवता प्रकट किया जाए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कैलसी देवता पे ही हो जाए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस का, माइनस क्लोजिंग, यही होता है। तो देख भाई, तेरे को कंजम्पशन दे दिया मतलब 26,500 उसने दे दिया, ओपनिंग तू अपनी जगह पे लिख दे 3,000, परचेज तुझे पता नहीं क्योंकि परचेज ही तो निकालना है, तो उसको एक्स लिख ले, माइनस क्लोजिंग तेरा कितना है 45। अब तुझे पता है जो माइनस है वो इधर जाके प्लस होता है, जो प्लस है वो इधर जाके माइनस होता है। तो 26,500 प्लस करो 4,500 और माइनस करो 3,000, ठीक है। अब एक राज की बात बताओ, तुम्हारे तो एमसीक्यू होता है, ए नंबर ऑप्शन में मान लो 28,000 है, बस हो गया फिर तो इसमें 28,000 पुट कर देना, चेक कर लेना 26,500 किसमें आता है। तो ज्यादा आसान है ना, ये भी करना नहीं पड़ेगा उसमें, सिंपल 3,000 प्लस 28,000 माइनस 45 हो गया 26,500 आता है, बोले हाँ सर आता है, तो दिस इज आंसर। एमसीक्यू वालों को यही फायदा है सबसे बड़ा। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2, प्राइम दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया और फैक्ट्री रेंट 200 टका, इसका क्या रे, 33,500 ऊपर लिखूंगा, फैक्ट्री के ओवरहेड इसके जस्ट नीचे आते हैं 1,500, इसका 200 टका बोले 3,000। भाई पूछे फैक्ट्री को जोड़ दो ना, तो 33,500 प्लस 4,500 38,000, दिस इज योर आंसर। 33,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000, 200 टका ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब 1,500 का 200 टका, एक तरह से 3,000, सब जोड़ दो 38,000 इज योर आंसर। इजी है, मतलब सबसे पहले क्या आना जरूरी है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट आगे आएगा। अच्छा कॉस्ट शीट की एक खासियत पता है, फाउंडेशन में तो आती है, इंटर में पूरा का पूरा 10 मार्क का सम आता है, कैसा चिन्नी, ऐसा चिन्नी सम आता है 10 मार्क, कॉस्ट शीट कॉस्टिंग के अंदर आता है। बढ़ू आगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन सेल्स दिया हुआ है 50 टका एडवर्टीजमेंट, फाइंड द सीओजीएस। अरे रुक 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 रुक, अभी मैंने तुमको टेबल बताई थी, सीओएस इधर है, सीओजीएस ऊपर है। तो क्या मैं एक काम करूं, क्या इधर लिख दूं क्या थोड़ा, ये मेन है, मैंने जो बोला ये मेन है। सीओजीएस उसने दे दिया, सीओएस दे दिया, कितना दिया देख भाई, सीओएसएस 37416, सीओएस 37416, फिर भाई ने सीओजीएस कितना दिया है देख तो जरा, अच्छा वो तो निकालना है, ठीक है भाई निकाल ले, मतलब ये हो गया एक तरह से अपने लिए एक्स, ठीक है। फिर भाई ने क्या बोला है, एडवर्टीजमेंट 600 रुपए, डिस्काउंट ऑन सेल्स 50 टका, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 600 प्लस 300, 50 टका बोला था ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मतलब टोटल कितना हो गया, 900 हो गया, तो यहाँ पे 900 लिख सकता हूँ। इसका मतलब समझ, इसमें कुछ जोड़ा होगा तब जाके वो ज्यादा हुआ, मतलब ये कम होगा, 900 माइनस कर दो ना फिर तो, 36
36516 में जोड़ेंगे 900 तभी तो 37416 आएगा। पैटर्न में ये लिखना है, बस इतना याद रखो, इसको पैटर्न में लिखो। अभी भी फॉर्मेट ये जरूरी नहीं है, जो तुमको बोला वो जरूरी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है यार, ये सवाल बनने के लायक है? बिल्कुल नहीं। 3,95,000 बोलता है एडमिशन बता दो, अगर वो 7.315% है, मल्टीप्लाई करके आंसर 3,95,000 के ऊपर बोले वो 7.315% है फैक्ट्री कॉस्ट का। 2894.25, दिस इज योर आंसर। ये सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, तो ऑप्शन में लगाने का आंसर आ जाए। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था 3,651 से किसी एक में होगा, 900 जोड़ देना, आ गया 3,741। वैसे उसके बिना भी हो जाता है। अभी यहाँ पे आते हैं, ग्रॉस नेट ओपनिंग बोलता है क्लोजिंग बताओ। अरे क्या यार तुम भी यार, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर आएगा, उसमें प्लस ओपनिंग होगा, माइनस क्लोजिंग होगा, और नीचे आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। भाई ने ग्रॉस दिया हुआ है 58,000, नेट दिया हुआ है 54,000, और ओपनिंग दिया हुआ है कितना, ओपनिंग 8,000। अबे मेरी बात को ध्यान से सुन, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है 66, और ये 54 है, मतलब कुछ माइनस हुआ होगा, कितना हो, तो 66 माइनस 54 के रहा तो कितना आ रहा है। क्या सवाल बनेगा ये? ठीक है, सवाल बनने के लिए भी कुछ चाहिए ऐसा, सवाल बनेगा ये। तो बोलता है ना वो पिक्चर में, हेरा फेरी में, क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो वही वाला क्या सवाल बनेगा रे तू। प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर जो होता है वो 6,000 स्किल्ड है, अनस्किल्ड 2,000 है, वेरिएबल 100% है डायरेक्ट वेजेस का, फिक्स्ड ओवरहेड 60% डायरेक्ट वेजेस का, और सेल ऑफ स्क्रैप 1,800। अरे क्या चित्ती सवाल, फिर मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता, थोड़ा टफ लाओ तो कुछ मजा आवे लाइफ में। प्राइम कॉस्ट कितना है बॉस, 41,000। अब डायरेक्ट लेबर तो ऊपर आता है ना प्राइम के ऊपर, ध्यान से देखने का, डायरेक्ट लेबर का आएगा प्राइम के ऊपर वाले पोर्शन में आएगा। तो भाई ने डायरेक्ट लेबर का कितना खर्चा बोला, बोले स्किल्ड का जो है वो है 6,000, और अनस्किल्ड का कितना है 2,000, मतलब टोटल कितना हो गया, फिर इधर आ गया, टोटल कितना हो गया 8,000, डायरेक्ट लेबर हो गया। उसने बोला है कि भाई वेरिएबल वर्क ओवरहेड 100% है इसका, 100% में लिख दूं, प्लस वेरिएबल वर्क ओवरहेड 100% बोले तो 8,000। वर्क ओवरहेड इज वन काइंड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस का 60% है, फिक्स्ड वर्क ओवरहेड 60% है, मतलब इसका 60% फिक्स्ड है, 48 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, सेल ऑफ इसके 1,800, ठीक है भाई माइनस कर दे रहे, कितना हुआ, सवाल बनने के लायक ही नहीं, तो पहले ही बोल रहे, इनमें दम ही नहीं है, कुछ तो ऐसा टफ लैब है। देखो 7 मिनट में 7वें क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 7, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस विच यू वुड डिसरिगार्ड, मतलब जो तुमको नहीं लेना है। ऑफिस के रेंट आएगा, ऑफिस का रेंट ऑफिस और में आता है, आएगा। बैड डेट नहीं आएगा, क्योंकि बैड डेट फाइनेंशियल नेचर का, कॉस्टिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ये भी नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है। बैंक के चार्ज, अरे सर बैंक चार्ज देखा था, ऑफिस रोड में था, ऑफिस रोड में था, आएगा, मतलब ऑफिस रोड में आएगा। डोनेशन, डोनेशन फाइनेंशियल नेचर का है, प्रोडक्ट को क्या लेना देना उससे, ये भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, कल कर देना। मैंने इसलिए बोला था ये लर्न होना जरूरी है, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कौन सा आएगा, कल को पता चला बेड डेट तुमने लिख दिया ऑफिस ओवर्स के अंदर, पूरा कॉस्ट शीट गलत हो जाएगा, ध्यान रखने का।
ये तो क्या हिंदी क्वेश्चन बनेगा। 50,000 है, डायरेक्ट लेबर 70%, 35,000। अभी तुम सुन, प्राइम कॉस्ट बनता कैसे? डीएम, डीडब्ल्यू और डी, ये कुल मिला के 50 है, और इसका 35 तो ये अकेला है, तो ये कितना होगा? डी मानेंगे कुछ नहीं, 15 क्या है सवाल बनेगा? डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा बनावे कॉस्ट शीट, चलो थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। डीएम 80,000, डीएल 60,000, इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गया पीएम 140, फैक्ट्री वर्ड 90,000, बिगिनिंग गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है 15,000, मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,45,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब वो नीचे आया तुम्हारे। व्हाट इज द कॉस्ट एंडिंग गुड्स इन, क्या है यार, माइनस क्लोजिंग, वो पता नहीं एक्स है वो, और टोटल ये 245 है। सवाल बनने के लायक है? फॉर्मेट में पुट करो, 1,40,000 प्लस 90,000 प्लस 15,000, होए ये तो 245 ही होगी, मतलब इसका मतलब जीरो है, जीरो। बोला ऐसा भी सवाल आता है, पूरी मेहनत करा था बाद में बोलता है जीरो है। ठीक है, समझ गए कहानी को? पढ़ू आगे, क्या इसको कर सकते हैं? पैटर्न याद करो, सीओपी रहता है ऊपर, फिर उसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और नीचे बचता है सीओजीएस। भाई ने तुमको सीओजीएस 190 दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 30,000 और क्लोजिंग दिया है 50,000। तो क्या करे, ये इसमें प्लस करो, ये इसमें माइनस करो, नेट सीओपी आ जाएगा अपने आप। सीओपी में कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे, फाइनली वो 190 होना चाहिए, ऑप्शन में पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं हो तो फिलहाल तो बता देता हूँ, 1,90,000 प्लस करो 50,000 माइनस करो 30,000, 2,10,000। इजी। भाई इलस्ट्रेशन नंबर 11 थोड़ा सा लग रहा है बड़ा है, मजा आएगा। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। परचेज ऑफ मटेरियल 3D में जाएगा, वेजेस पेड फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री, अच्छा ये सॉरी ये तो डीएल है, और ये किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। ये तो दिया भाई, दिया भाई, दिया भाई, क्या है यार, फिर आसान क्वेश्चन पूछा। 9 लाख प्लस 5 लाख 14 लाख प्राइम कॉस्ट। अरे, अरे 9 लाख, ये परचेज आ गया 9 लाख, प्लस वेजेस पेड 5 लाख, और ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस कर देंगे इसमें से, ओपनिंग और क्लोजिंग। तुमको इतनी मेहनत नहीं करनी है, तुमको मैं बता रहा हूँ वो करना है। डीएम डायरेक्टली ऐसा दिखा देना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके, एक ही लाइन, ठीक है। ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, प्लस माइनस करके आ जाएगा जो भी आया अमाउंट। 9-10 आया, 9-10 14-10 हो गया प्राइम कॉस्ट। ना फैक्ट्री दिया हुआ है, 2 लाख लिखेंगे, ओपनिंग डब्ल्यू प्लस क्लोजिंग डब्ल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़ेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स सीओजीएस आ जाएगा, ठीक है सीओजीएस आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा क्योंकि टोटल 20 लाख है। फॉर्मेट में पुट करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना है। क्या भाई आयुष भाई, समझ आ रहा है? वापस करो, करा दो, बाजू वाला आ गया तो समझ में तो, फिर से करा दूं? ठीक है भाई, सबसे पहले 3D लिखेंगे। 3D में क्या क्या होता है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल होता है, तो डीएम का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना था? ओपनिंग रॉ मटेरियल 60,000 था, 60,000 और 50,000 क्लोजिंग, ठीक है। 60,000 प्लस 9 लाख माइनस 50,000, तो कितना हुआ? 9,10,000। लेबर डीएल दिया हुआ है 5 लाख,
कितना हो गया? 14,10,000। ये मेरे लिए क्या है एक तरह से, इसमें मैं जोड़ूंगा फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड है 2 लाख रुपए। इसमें मैं प्लस और माइनस करूंगा ओपनिंग WIP, माइनस करूंगा क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है? 24 और 30। नेट हो गया तुम्हारा 194। तो ये टोटल कितना हो गया? 16,04,000। ये सब टोटल होके ये बन जाएगा वर्क्स कॉस्ट। अब तुमको प्लस करना है ऑफिस ओवरहेड्स। कितना ऑफिस ओवरहेड्स? 50,000। ऑफिस ओवरहेड जोड़ा 50,000, 16,54,000 तुम्हारा आ गया। प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने का है? एक 20 और एक 10। ये आ गया तुम्हारा COGS। पैटर्न याद रखो, जो मैंने सिखाया है वो टेबल, और कुछ भी नहीं है, पैटर्न में याद लिख के रखो। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो कितने के? 30,000। टोटल हो गया 16,94,000। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? COS। फाइनली भाई ने बोला है, बोले सेल्स इतना है। मेरे भाई ने बोला है सेल्स कितने का है, क्वेश्चन में गिवन है। तो कितना आ गया? मेरे लिए क्या है? ठीक है, अभी आ गया। अभी वापस का फॉर्मेट में पुट करना है और कोई भी दिमाग नहीं लगाना। 3D प्राइम फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग प्लस माइनस वर्क्स कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स COP प्लस माइनस COGS, सेलिंग प्लस COS प्लस प्रॉफिट, खत्म। फॉर्मेट में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये 12 तुम घर से करके लाना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसमें क्या क्या नहीं आएंगे मैं बता देता हूँ पहले से ही, जो तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या नहीं आएगा? इनकम टैक्स, डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट, ट्रांसफर, ये पेमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस तो आएगा। इसका अमाउंट ही नहीं दिया इन दो का, तो फिर वैसे ही नहीं आना। ठीक है, बाकी ये सब तो रहना ही है। ठीक है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ये तो सबसे नीचे है। जनरल एक्सपेंस ऑफिस में चला जाएगा। वर्क्स इन प्रोग्रेस ये सब क्लोजिंग है, और ये सब ओपनिंग है। परचेज दिया हुआ है, वेजेस वर्क मैनेजर सैलरी फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री एम्प्लॉय फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी इज वन काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली। ठीक है, तो इसको डेप्रिसिएशन, ये फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, खत्म। ठीक है, इसने रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन लिया कि नहीं लिया वो मेरे को एक बार चेक करना है। कहाँ लिया वो देखता हूँ। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन लिया ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कई जगह पे यूज ऑफ मशीन को डेप्रिसिएशन बोला जाता है, इसीलिए। नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट मशीन, ये मैं ये समझता हूँ फिर उसने मशीन खरीदी होगी, तो वैसे ही एसेट का पार्ट है, तो इधर आएगा ही। इसको मत करना। बाकी सब तो आ ही गए। अपनी जगह पे लिखा आंसर अपने आप। तुमको सिर्फ मैंने जो बोला वो ध्यान रखना है। क्या? फॉर्मेट खत्म, फॉर्मेट हो गया, पूरा चैप्टर खत्म है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 शुरू करते। लास्ट इलस्ट्रेशन, क्या बात है, मजा आएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्या होगा, वो तुमको एक क्वेश्चन देगा और इसके 1 2 3 MCQ बना दे। 6 मार्क का कर दिया क्वेश्चन, देगा बड़ा ही क्वेश्चन। ठीक है, रेडी, शुरू करें। मस्त है, मुझे मजा आता है इसके अंदर। यहीं पे शुरू कर देता हूँ। रॉ मेटेरियल कंज्यूम मतलब DM 15,000, DL 9,000, 24,000 हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। ठीक है,
मशीन आवर वर्क और मशीन आवर रेट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड हो गया है। 900 × 5 ये हो गया मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया है क्या, नहीं दिया है, चलो ठीक है। तो ये हो गया मेरा 28,500। ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस में इसमें करूंगा क्या, ऑफिस के ओवरहेड्स 20% इसके 20% बोले तो कितना हो गया, 5700। ये जब करूंगा तो मेरे को क्या निकल के आएगा, 34,200। ये मेरा क्या हो गया सीओपी। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया सीओपी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है इसके अंदर। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं पर यूनिट निकाल लूंगा। मैंने टोटल यूनिट कितने प्रोड्यूस करे, 17,100। मेरा पर यूनिट है 2 रुपया। 17,100 मैंने पर यूनिट करा 2 रुपया। ध्यान से थोड़ा सा नोटिस करो कि उसने बनाए 17,100 है लेकिन बेचे 16,000 ही। बनाए 17,100 है, बेचे 16,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसके पास। समझ रहे हो, तो माइनस कर सकता हूँ यहाँ पे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1100 यूनिट्स एट द रेट 2 रुपया, क्योंकि 2 रुपये लगा था। समझे, वापस एक और बार, 17,100 बने थे, 16,000 बेच दिए तो बचे 1100। तो 1100 इंटू 2 रुपया लगा दिया, 2200 रुपये माइनस हो गए। तो मेरा सीओजीएस कितने का आ गया, 29,000 का सीओजीएस आ गया। रेड लाइट आ गई, ठीक है, पॉज, चलो रेडी। सो अब आगे क्या हो गया बेटा, 32,000 मेरा सीओजीएस आ गया। इसमें प्लस करूंगा क्या, सेलिंग ओवरहेड कितना है, वो 0.50 है। अभी ध्यान से सुनने का, ये जो सेलिंग ओवरहेड होता है वो हमेशा यूनिट सोल्ड वाले जो होते हैं ना उसके ऊपर लगता है। रिपीट एक और बार, सेलिंग ओवरहेड किसके ऊपर लगेगा, 0.50 पर यूनिट। जो 16,000 उसके ऊपर लगेगा, 17,100 पे नहीं लगेगा। तो कितना हो गया, 8,000। 16,000 इंटू 0.50, 8,000। सीओएस मेरे पास आ गया 40,000 का। सीओएस आ गया 40,000 का। तुमने बेचा कितने में, 4 रुपए पे। तो सीधी गणित दिख रही है, 16,000 इंटू 4, 64,000। अंधे को भी दिख रहा है प्रॉफिट कितना है, आ गया प्रॉफिट। पहला कॉस्ट पॉइंट पूछा है तो 2 रुपए प्लस 50 पैसे, 2.5 रुपए का मेरा कॉस्ट पॉइंट आ गया। 2 रुपए तो यहाँ तक ही लग गया था, 50 पैसे इसका हो गया, तो 2.5 रुपए मेरा आ गया। प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड वो तो नॉर्मल है रे, 4 में बेचा है, 2.5 लगा है, तो 1.5 रुपया कमाया, हो गया आंसर। दूसरा तरीका, 24,000 डिवाइड बाई 16,000 करोगे तो भी 2.5 रुपये 1.5 रुपया आ जाएगा। 24,000 डिवाइड बाई 16,000 करोगे तो भी 1.5 रुपया आ जाएगा, जैसा तुमको सही लगे। 2.5 रुपये यहाँ तक हुआ, इसमें से 4 रुपए में बेचा है, तो वही अपना जो बचपन में सीखा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ सकता है हिंदी है, इजी इजी है, चिंता मत। ठीक है, केवल एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक का, बस, और कोई पॉइंट नहीं। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन, रेडी, इजी है पक्का। कॉस्ट शीट पूरा समाप्त होता है, खत्म। इसी के साथ मेरा कॉस्ट शीट यहीं पे समाप्त होता है, और 30 मार्क आपकी जेब में आते हैं। ठीक है, 30 मार्क। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, इस लेक्चर को 2-3 बार वापस देख लेना, प्लस पूरा बुक को एक बार वापस पढ़ लेना। मेन तो ये जो आज क्वेश्चंस कराए ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मेरा टारगेट था आज पूरा करवाना, और करवा भी थे, और इजी थे, कुछ खास थे नहीं। लास्ट के 1-2 ढंग के थे, बाकी तो चिंदी थे। तब ये घर पे बैठकर आपको क्या करना है, आप इस दोबारा सॉल्व करने हैं। आज का होमवर्क लिख लो, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सारे के सारे रिटर्न में। ठीक है, कॉस्ट शीट 2 टाइम्स बिना देखे, कॉस्ट शीट 2 टाइम्स बिना देखे, सारे के सारे क्वेश्चन रिटर्न में। 30 मार्क आपके जेब में आ गए, और इसी के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर है वो होता है पूरा। क्लियर है, 3 लेक्चर में कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर पूरा, 30 मार्क जेब के अंदर, और क्या चाहिए लाइफ में। अब अगला जो मैं लूंगा वो रहेगा कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर मॉड्यूल 2 में से। ठीक है, कंसाइनमेंट, अरे मॉड्यूल 2 मतलब इसमें उसका नाम है मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, ऐसे नाम दिया हुआ है, मतलब ठीक है, ठीक है ना, मॉड्यूल 2 1। तो यार चिंदी से तो बुक इतनी सी, उसके अंदर मॉड्यूल नहीं, मतलब कौन अपन लेंगे कल कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर। ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर्ड है, पार्ट 1 के अंदर आपका सिर्फ शायद वो बाकी एक बैड डेट वाला,
वेडेड वाला एक बाकी है, बाकी सब बीआरएस कैश बुक सब कुछ हो चुके हैं। सिर्फ एक बस्ता है जिसका नाम है वेडेड। अब फाइनल अकाउंट कुछ खास नहीं है, वो तो नॉर्मल आएगा, ट्रेडिंग पीएनएल नॉर्मल सा आता है। अब कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर चालू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं आऊंगे तो फंस जाऊंगा। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में नहीं आए तो तुम गए समझ लो। और वो भी अगेन सेम 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और जॉइंट वेंचर एक ही लेक्चर में खत्म। अलग अलग, कंसाइनमेंट अलग है, जॉइंट वेंचर अलग। ठीक है, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए पहले कंसाइनमेंट आना जरूरी है। इसी के साथ मैं आदित्य जवर आप सबसे विदा लेता हूँ, और इसी के साथ एजे क्लासेस को क्या करते हैं, सॉरी, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और एजे क्लासेस को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखना।